जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। देखिए, इससे पहले हम गांधी युग को लेकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो में आपका पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं और आपको हम पहले ही बताए थे कि इसमें जो जो भी मेन पॉइंट बनता है, जैसे चंपारण सत्याग्रह, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा हत्याकांड, ठीक है, दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, क्रिप्स मिशन, ये सभी जितने सारे टॉपिक है मैं आपको अलग अलग वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा और इसको लेकर के जो हम आपको पहले ही सूचना दे चुके थे। तो चलिए आज हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं रोलेट एक्ट के बारे में। देखिए, सर्वप्रथम रोलेट एक्ट कानून जो था, ये भारतीयों के द्वारा इतनी अधिक तीव्र गति से अंग्रेजों का विरोध हो रहा था कि इन विरोध को अंग्रेज झेल नहीं पा रहे थे। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, कुछ ऐसे विचार में थे कि एक ऐसा कानून लाया जाए कि जिससे कि भारतीय लोग इस तरह का आंदोलन नहीं करे, अंग्रेजों का खिलाफ नहीं करे। तो सर सिडनी रोलेट ने क्या किया था कि एक कानून पास किया था। ध्यान से सुनेंगे, सर सिडनी रोलेट ने एक कानून पास किया जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना गया। यह कानून पास किया गया था कब? 1919 ईस्वी को सर सिडनी रोलेट के द्वारा पास करने के कारण इस कानून का नाम ही रखा गया रोलेट एक्ट। यह कानून कैसा था? यह कानून बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून था। अतः इसमें यह कह सकते हैं कि यह कानून ऐसा था कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेता था और उनसे कड़ी से कड़ी सजा उनको सुनाई देता था। अगर किसी व्यक्ति को इसके तहत अगर गिरफ्तार कर लिया तो आप इसके लिए ना तो वकील रख सकते हैं, नहीं कहीं जाकर के अन्य थानों में जाके अपील कर सकते हैं या इस पर कोई बहसबाजी नहीं कर सकते हैं। ये इतने कठोर कानून थे रोलेट एक्ट को। तो इस कानून को लेकर के गांधी जी ने भी कई सारे हड़ताल किए, साथ साथ इनके साथ अन्य नेताओं ने भी भारत में अलग अलग जगहों पर इनके लिए हड़ताल किया ताकि इस कानून को बंद किया जाए। परंतु इस कानून को सर सिडनी रोलेट एक्ट ने चालू ही रखा। तो आइए हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, इस कानून को 19 मार्च 1919 ईस्वी को लाया गया था। कौन सा कानून है ये? तो रोलेट एक्ट। ये 1919 ईस्वी को लाया गया था और इसे हम लोग एनार्शियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के नाम से जानते हैं। यह कानून पास किया था किसने? तो सर सिडनी रोलेट ने पास किया था। आप याद रखेंगे कि उस समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। याद रखेंगे कि इस समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत का क्या था? तो वायसरॉय था। तो इसके समय ही इन्होंने कानून पास किया था। किनको? तो रोलेट एक्ट को। इस कानून में क्या कहा गया था कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था इस क्रांति का, तो आपको हम पहले ही बताए कि ये कानून लाने का मेन पर्पस था कि जो भारतीय क्रांतिकारी जो थे उनका क्या करना था? दमन करना था। जो आंदोलन कर रहे थे उनको रोकना था। तो यह विरोध कब हुआ था? तो इस वजह से क्या किया, जब यह कानून पास किया तो इसके लिए विरोध प्रदर्शन प्रारंभ हो गया। कब? तो 30 मार्च 1919 ईस्वी को। कहां? तो दिल्ली में। कहां पर प्रारंभ हुआ था? 30 मार्च 1919 ईस्वी को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, आप याद रखेंगे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने क्या किया था? तो एक आंदोलन चलाया और इसमें यह कहा गया कि कर मत दो आंदोलन। अतः जब तक अंग्रेज इस कानून को हटा नहीं दे तब तक हम अंग्रेजों को टैक्स नहीं बढ़ेंगे। इसलिए 30 मार्च 1919 ईस्वी को दिल्ली में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कर मत दो आंदोलन चलाया। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है इस जगह कि देखिए, ये जो आपका कर मत दो ये एक आंदोलन है और आपने जो ये देख रहे हैं नीचे में नोट में हम लिख करके रखे हैं कर मत दो नारा। आप याद रखेंगे कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। कौन सा नारा? कर मत दो का नारा सरदार पटेल जी ने दिया था। ठीक है, यहां पर लिखा कर मत दो आंदोलन और यहां पर लिखा कर मत दो का नारा। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। और एक इसी से रिलेटेड है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। यह कब आया था? तो यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय यह नारा दिया गया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय क्या दिया गया था? तो यह नारा दिया गया
गया था। ठीक है, कर मत दो का नारा जो दिया था ये किसने दिया था? पटेल जी ने दिया था। ठीक है, सरदार पटेल जी ने ये आपका दिया था। तो ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ क्या लिखा है? कर मत दो आंदोलन, इसलिए हम एक जगह लिख दिए ताकि आप लोग इसमें कोई गड़बड़ ना करें। कर मत दो आंदोलन किसने चलाया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 30 मार्च 1919 ईस्वी को किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया था। कर मत दो का नारा सरदार पटेल जी ने लाया था। ठीक है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से जब इन कानून का विरोध होने लगा तो इसमें गांधी जी ने क्या कहा? तो ये जो कानून था इस कानून को गांधी जी ने काला कानून के नाम से पुकारा था। ठीक है, और 6 अप्रैल 1919 याद रखेंगे, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल चलाया। पूरे देश के अंदर हड़ताल प्रारंभ हो गई और यह आंदोलन इतनी तीव्र गति से बढ़ने लगा कि इसमें गांधी जी को क्या करता है? जस्ट 2 दिन बाद यानी 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी को क्या कर लेता है? तो गिरफ्तार कर लेता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे कि 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट का विरोध करने के कारण गांधी जी को गिरफ्तार कर लेता है। और इसमें जो था यह इस तरह से इनको गिरफ्तार करने के बाद अगर हम देखें तो यह रॉलेट एक्ट जो कानून का विरोध जो चल रहा था इनका प्रमुख केंद्र बनाया गया था किनको? तो पंजाब को। कहां बनाया गया था? तो पंजाब को इनका क्या बनाया गया था? तो प्रमुख केंद्र बनाया गया था। और पंजाब के ही 2 प्रमुख स्थानीय नेता थे। केंद्र कहां था? तो पंजाब में था। और यहीं के 2 प्रमुख नेता थे। पंजाब के 2 प्रमुख नेता थे। कौन? एक था सत्यपाल, ठीक है याद रखेंगे सत्यपाल, और दूसरा कौन था? तो सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू इनको क्या कर लिया गया था कि रॉलेट एक्ट के तहत स्थानीय नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन गिरफ्तारी के वजह से क्या किया गया था कि यहाँ पर पंजाब के अमृतसर में, कहां पर? तो पंजाब में एक जगह क्या है? तो अमृतसर। और पंजाब के अमृतसर में एक जगह का नाम है क्या? तो जलियांवाला बाग। कहां पर? तो जलियांवाला बाग में हजारों हजार लोग एकत्रित होकर के इसमें क्या किया था कि इस सत्यपाल और सैफुद्दीन की गिरफ्तारी से रिहा के लिए सभी लोग बैठ करके जनसभा कर रहे थे। और इसी जनसभा के परिणाम के बाद हम लोगों का एक घटना घटता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो एक बार हम लोग पुनः फिर से स्टार्ट से रिवीजन करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। रॉलेट एक्ट क्या था? तो देखिए रॉलेट एक्ट कानून कब लाया गया था? तो 1919 ईस्वी में। इसे लाने वाला कौन था? सर सिडनी रॉलेट था। इस समय वायसरॉय भारत का कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इस कानून को इसलिए लाया गया था कि भारतीय क्रांतिकारियों का दमन कर सके, परंतु भारत में क्रांति और तेज हो गई। लोगों ने अंग्रेजों का विरोध काफी तेज कर दिया और जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो इनका विरोध जो है 30 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 30 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो था इनका विरोध के लिए 30 मार्च 1919 ईस्वी को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने दिल्ली से आंदोलन कर दिया और इसमें कहा गया कर मत दो आंदोलन। और इनके साथ आपको हम बताए थे कर मत दो का नारा सरदार पटेल जी ने चलाया और प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नारा है। और इस कानून को गांधी जी ने क्या कहा था? तो काला कानून के नाम से इन्हें क्या किया था? पुकारा था। और गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को पूरे देश में देशव्यापी क्या चला दिया? हड़ताल चला दिया, जिसके वजह से 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी को क्या करते हैं? गिरफ्तार कर लेते हैं। और साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे इनका प्रमुख केंद्र जो बनाया गया था वो कहां था? तो पंजाब से यह आंदोलन चल रहा था, जहां के 2 प्रमुख स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन को क्या करता है? गिरफ्तार कर लेता। और इन्हीं को छुड़ाने की वजह से पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों हजार लोग इकट्ठे हुए थे, जहां पर ये लोग इकट्ठा होकर के इनको छुड़ाने के लिए जो है जनसभा कर रहे थे। ठीक है, परिणाम ये हुआ इसमें हजारों हजार लोग मारे गए, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसी को बोलेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो चलिए हम लोग आगे समझेंगे किसके बारे में? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानते हैं। आइए हम लोग समझते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था यह घटना बैसाखी के दिन घटा था।
था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उस समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो आप समझ ही गए कि भारत का वायसरॉय कौन था? चेम्सफोर्ड ही था। ठीक है, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, देखिए इनमें आपको थोड़ा सा ये डिस्टर्ब होगा तो आप लोग इनको समझे। तो सपोज दैट मान लीजिए ये आपका क्या है? तो पंजाब है, और पंजाब में ये एक छोटा सा जगह कौन सा है? तो अमृतसर है। ठीक है, ये क्या है? तो अमृतसर है ये। तो ये जो पूरे पंजाब आप देख रहे हो, इस पूरे पंजाब का जो था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था कौन? तो ओडायर। ठीक है, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये कौन था? तो ओडायर। और अमृतसर का सेनापति, ये जो छोटे से भाग देख रहे हैं, इनका सेनापति जो अमृतसर का बनाया गया था वो किसे बनाया गया? तो आरडायर को बनाया गया था। क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ओडायर था कि आरडायर। तो ओडायर ये पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और आरडायर क्या है? तो ये जो था ना अमृतसर का एक सेनापति था जिन्होंने गोली चलाया था, और ओडायर ने आदेश दिया, आरडायर ने क्या किया था? तो गोली चलाया था। देखिए ये जो सेनापति था आरडायर, ये किस रेजिमेंट का था? तो गोरखा रेजिमेंट का था। देखिए जलियांवाला बाग में सत्यपाल और सैफुद्दीन किचली को छुड़ाने की वजह से वहां पर जनसभा चल रही थी, जिसमें हजारों हजार लोग आकर के जनसभा कर रहे थे। परंतु उसी बीच एक भारतीय हंसराज नाम का एक व्यक्ति, जिन्होंने इसकी सूचना पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडायर को दे देते हैं कि आपके विरुद्ध में तो विरुद्ध में जो था ये यहाँ पर आप लोगों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और जनसभा कर रही है। तो इनको लेकर के जो था वो डायर ने सूचना देता है किनको? तो आर डायर को, और आर डायर को आदेश देता है कि एक भी व्यक्ति वहां पर जिंदा नहीं बचना चाहिए। तो आर डायर अपने सैनिकों को लेकर के सेना सहित वो पहुंच जाते हैं कहां पर? तो जलियांवाला बाग में। अगर आप जलियांवाला बाग की बात करें तो मान लिया जाए, देखिए ये जलियांवाला क्या है? तो बाग है। इसमें अंदर जाने का, प्रवेश करने का वैसा रास्ता था कि इसमें अगर कोई एक व्यक्ति एंट्री ले लेता है तो यहाँ पर रुकने वाला, यहाँ अगर कोई व्यक्ति पास करना चाहता है तो पहले जब तक ये यहाँ पर न आ जाए तब तक ये व्यक्ति यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। मतलब इनकी गलियां इतनी छोटी थी कि एक व्यक्ति जाएंगे तो दूसरे व्यक्ति वहां खड़े रहिए तभी आप उधर से लौट सकते यहाँ पर। ठीक है, तो इतना छोटा रास्ता था। और यह जो था जलियांवाला बाग, ये ऊंचे ऊंचे दीवारों से चारों तरफ घिरा हुआ था, और इसी बीच में बैठ करके हजारों लोग जो था जनसभा कर रहे थे। और इसी बीच जो था आपका कौन? तो आर डायर अपने सेना सहित पहुंच करके वहां पर जनसभा चल रहे लोगों पर, निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग इसमें जो भी थे, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा था जो कि इसमें बचे थे जिंदा। बाकी सभी लोग इसमें मारे चले गए, अंधाधुंध गोलियां चलाए गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए, इसके अंदर एक कुआं था, लोग उस कुएं में जंप करने लगे, कूदने लगे, और वहां का फील्ड पूरी तरीके से, मैदान क्या हो गया था? खून से पूरी तरीके से लाल हो गया था। इस तरह से इन्होंने यह परिणाम का अंजाम दिया था। किसने? तो जनरल आर डायर ने। देखिए, तो आप लोगों को याद रखना है, शांतिपूर्ण सभा की सूचना जो था इसे किसने दिया था? तो हंसराज नाम का कोई एक भारतीय था, जिन्होंने इसने क्या किया था? तो यह सूचना दे दिया था किनको? तो ओ डायर को। और सूचना मिला किसको? तो आप याद रखेंगे, तो ओ डायर को सूचना मिला, और ओ डायर ने अपने सेनापति आर डायर को भेजा था इस अंजाम देने के लिए, घटना का अंजाम देने के लिए। जब यह घटना घटी तो पूरे पंजाब में जो है ना सनसनी दौड़ गया, पूरी तरीके से पंजाब में जो है आंदोलन की लहर दौड़ने लगी। परंतु अंग्रेजों ने मार्शल लॉ का प्रयोग करके इस तरह जो माहौल बना हुआ था, इस माहौल को उन्होंने क्या किया? शांत किया, और इनकी जांच के लिए अंग्रेजों ने समितियां बुलाई। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को घटी थी, इनके लिए जांच समिति बुलाई गई, जिसमें दो समितियां थी। पहले अंग्रेजों की एक समिति थी जिसे हंटर आयोग कहा गया। इस हंटर आयोग में क्या था कि 3 भारतीय थे, और आपका इसमें
3 भारतीय और 5 क्या थे, अंग्रेज थे। और इसमें देखिए इस हंटर आयोग की सिफारिश में क्या हुआ था, जब यह आयोग आया था तो इसमें भारतीय कितने थे, तो 3, अंग्रेजी जज कितने थे, 5। और इसमें जो ये फैसला आया था, परिणाम जो इनका निकल के आया था इस आयोग का, इसमें यह घोषित कर दिया था कि ओ डायर जो है ना, ये ओ डायर पूरी तरीके से क्या निर्दोष है, क्योंकि इसने गोली नहीं चलाया। इन्हें क्या कर देता है, तो निर्दोष घोषित कर देता है। और इसमें यह कहता है कि केवल कितने लोग मारे गए हैं, तो 379 लोग मारे गए, जबकि बताइए हजारों हजार लोग उसमें मारे चले गए थे। तो बताइए ये ऐसी करतूत थी अंग्रेजों की। ठीक है, तो इनके बाद भारतीयों ने फिर से एक समिति बैठाई, जिस समिति का नाम क्या रखा गया था, मदन मोहन मालवीय समिति रखा गया था। और इस मदन मोहन मालवीय समिति में परिणाम ये निकल के आया कि ओ डायर को क्या दिया गया, तो प्रमुख दोषी के रूप में किसे दिया गया था, तो ओ डायर को ही दिया गया प्रमुख दोषी। और आर डायर जो था वो तो दोषी था ही, और प्रमुख रूप से किसे दोषी करार दिया गया, ओ डायर को। यदि ओ डायर आदेश न देते तो इस तरह से ये घटना नहीं होती। ठीक है, तो परंतु ये जब घटना घटी थी तो उस समय एक व्यक्ति था जिसका नाम था उधम सिंह, जिन्होंने इस घटना को जब देखा था तो उसका दिल दहल गया था। और उन्होंने कहा था कि जब तक हम इस ओ डायर को और आर डायर को जब तक हम इसे हत्या न कर दें, जब तक इसे मार नहीं दें, तब तक हम चैन की नींद से नहीं सोएंगे। इन्होंने कई वर्षों के इंतजार के बाद, अब आप सोच सकते हैं कि यह घटना घटा था कब, 1919 ईस्वी को। और उधम सिंह ने लंदन में स्वयं जाकर के उधम सिंह ने क्या किया, तो इस ओ डायर को वहां जाकर के लंदन में इसके अपने देश में जाकर के कैप्टन हॉल में क्या करता है, 1940 ईस्वी में इसकी हत्या कर देता है। और इस प्रकार से ओ डायर की हत्या हो जाती है और इसकी मृत्यु कर दिया जाता है किनके द्वारा, तो उधम सिंह के द्वारा इनकी हत्या कर जाती है। तो देखिए इतने वर्षों तक इंतजार किया था किसने, तो उधम सिंह ने किनको मारने के लिए, ओ डायर को। तो इस प्रकार से जब इनकी हत्या 1940 ईस्वी में होती है तो इनके बाद पुलिस इनको क्या करते हैं, उधम सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं और इन्हें भी फांसी की सजा दे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड घटी थी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।